हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस और हम लोग की क्लास जो है वो कल हो चुकी है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के भारत के साथ भारत के जो विदेशी संबंध है उससे भी संबंधित हम चला रहे हैं CUET यूजी का फ्री कोर्स। आपका 12th बोर्ड वाले बच्चे भी इन सभी नोट्स को आप लोग कर सकते हैं। उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और बेहतर वीडियोस आपको मिलते रहें और चैनल से जुड़ी सारी जानकारी और जो भी नए नए वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मैं सुषमा चौबे आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो जरूरी MCQs है वो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से, जो मेनली पूछे जाते हैं। यही आपका PYQ भी है, सब कुछ है, तो इसको ध्यान से रखिए, से अपना सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, The Chinese leader who accompanied Dalai Lama during the visit to India in 1956, चीनी नेता जो 1956 में भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ थे, कौन है? ए हुआ गुफेंग, झाओ जियांग, प्रीमियर झोंग एनलाई, यूपेंग। ठीक है, तो अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें जो आंसर है प्रीमियर जाओ एनलाई जो है वो आपके उनके साथ आए थे। ठीक है, 1956 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSG? ठीक है, NSG आप समझ रहे हैं क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और किस लिए है? न्यूक्लियर सिस्टम ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सपोर्ट ग्रुप, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चे बी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो होता है वो, ठीक है, उसका एक समूह होता है जिससे में कि भारत को बैन कर दिया गया था। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे ही अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर होने लगे तो वो चीजें भी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ विच कंट्री डिड इंडिया मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट बाय कन्वीनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? भारत ने किस देश की आजादी को जल्द से जल्द साकार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर गंभीर प्रयास किया था? मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर है बच्चे इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए, करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, आपके IR से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज? भारत की विदेश नीति का मुख्य तत्व क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, नेशनल इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो इसका होगा नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी फॉरेन पॉलिसी अगर बन रही है वहां पे अपना स्वयं का जो राष्ट्र हित है देखना, नेशनल इंटरेस्ट देखना बहुत ही जरूरी रहता है। आगे चल के जब आप मॉर्गेंथो भी पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, ही ऑल्सो सेड कि इट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो उस पर फोकस करें। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of dash. स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने निम्नलिखित की नीति की वकालत करके एक शांतिपूर्ण विश्व के सपने को सख्ती से आगे बढ़ाया। कौन सी वो नीति थी जिससे वो शांतिपूर्ण विश्व के का जो सपना है उसको बढ़ा रहे थे? तो गुटनिरपेक्ष की नीति, कोई परमाणु हथियार नहीं, सैन्य विस्तार, कोई शीत युद्ध नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसका प्यारा सा आंसर है हमारा वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और सवाल उठते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से, तो नॉन अलाइनमेंट से जुड़े जितने भी आपके समिट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सभी जितने भी इससे जुड़े नेता हैं उन सभी का नाम याद रखिएगा, जरूरी है। ठीक है, चलिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लीडर एंड द कंट्री दैट हेल्प टू रीच द ताशकेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर पहुंचने में मदद करने वाले नेता और देश के लिए सही विकल्प चुने। ठीक है, इंडिया के नेहरू थे, USSR के कोजियांग थे, इजिप्ट के नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकरानो थे। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर है बच्चे USSR के कोसियांग जी जो थे वो थे। ठीक है, नेहरू, नासिर, सुकरानो, ये सभी किससे जुड़े थे? ये आपके नॉन अलाइनमेंट
मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित ये सभी लोग हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इट वॉज इन दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन वर रिस्टोर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन है ए 1976, बी 1966, सी 1956 और डी 1946। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर है आपका 1976 में जो राजनयिक संबंध है वो फिर से बहाल हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं 1971 में और आपका 1965 में हमारा युद्ध चल रहा था। ठीक है, और युद्ध क्योंकि यहाँ पे तो बांग्लादेश का एक नया राज्य, नया कंट्री बना इस वजह से, और 1965 में कारगिल सॉरी जो वहां पे एक तरीके से किया गया था वो देख लीजिए। ठीक है, देन आपका 1999 में ये 3 वॉर है, ये ध्यान रखिएगा ना, 1965 का, 1971 का और 1999 का। ठीक है, उसके बाद एक और वॉर आ जाएगा 1948। इसके बारे में जनरली कुछ लोग बात नहीं कहते, बट ये होता है गुरिल्ला युद्ध, जो कि जम्मू कश्मीर के JNK के मुद्दे को लेकर हुआ था। तो इसको, इन 3 युद्धों को तुक्का याद रखिए आप सभी लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन कथनों को चुने जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है। भारत का परमाणु कार्यक्रम सदैव शांति उन्मुख रहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम CTBT के पक्ष में है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का परमाणु कार्यक्रम एशिया के छोटे देशों की मदद के लिए है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, शांति, द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ऑलवेज बेस्ड ऑन विच, ठीक है, तो इसमें देखिए, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन फेवर ऑफ CTBT। तो ये क्या है? ये असत्य है, सेकेंड वाला। यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए फोर्थ वाला, न्यूक्लियर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज टू हेल्प द स्मॉलर कंट्रीज ऑफ एशिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हम लोग खुद को स्टैब्लिश करना चाहते थे उसके लिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, वो गलत है। तो इसलिए ठीक है, परमाणु हथियार होना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक जब भी अगर हमारे ऊपर कोई वॉर भी करे, युद्ध हमारे साथ अगर कोई करने की कोशिश करे, तब भी हम उससे बच के निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी। दीज रिमार्क वर मेड बाय। किसी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम होती है। ये टिप्पणी डैश द्वारा दी गई है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू एंड चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ये दिया है आपका मोरारजी देसाई के थ्रू, और ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी का नाम भी देते हैं, जिसको कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोरारजी देसाई की जो पॉलिसी है वो काफी मतलब बहुत फेमस रही है। ठीक है, इन लोगों को नहीं याद, भाई थोड़ा याद कर लो अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। 1962 में सीमा युद्ध के बाद भारत चीन संबंध अपने सबसे निचले स्तर पे थे, तो ये तो सही है। भारत और चीन प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे। भारतीय सोवियत मित्रता पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए। भारत और रूस ने एक दूसरे की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है बच्चों, तो अगर देखा जाए तो इसका जो जो इनकरेक्ट आंसर है वो होगा इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप और साइन इन 1960, बल्कि 1961 में नाम सबमिट हुआ था, जो कि बेलग्रेड में हुआ था, जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं था। कड़ी मेहनत से अर्जित संप्रभुता की सुरक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करे, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान करना। तो जब हम लोग कल क्लास में थे, तो कल क्लास में हम लोग जो फर्स्ट स्लाइड देख रहे थे, तो फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था।
ठीक है। तो विदेश भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान करना ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। संप्रभुता की सुरक्षा करना, खंडता क्षेत्रीय जो बाउंड्री है उसकी, एंड आर्थिक विकास को। ठीक है। संप्रभुता यानी कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग जो पावर्स है वो किसके पास रहेंगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पास रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पास रहेंगे। ठीक है। वो 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इनकरेक्ट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। नए उपनिवेश मुक्त देशों को स्वतंत्र नीतियां अपनाने में सक्षम बनाना, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करने पर ध्यान देना। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा जा रहा है। यहाँ पे गलत कौन सा होगा, फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। नहीं, हम न्यूट्रल नहीं है ग्लोबल इश्यूज पे, बिल्कुल भी नहीं। हम उन दो खेमों के प्रति न्यूट्रल है, और अगर कोई भी मुद्दा उभर रहा है तो हम उस पर अपना जवाब देंगे। ठीक है। चलिए, और बाकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कौन से सही है, तो बाकी 3 सही है, तो उसको आप लिख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। 13 क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर डैश एंड डैश। भारत ने अपना प्रथम और द्वितीय परमाणु परीक्षण किस वर्ष पोखरण में किया था। ठीक है, कौन कौन से वर्ष में। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये आपको जानना जरूरी है। किसके द्वारा किया गया था, कौन से उस टाइम पे पीएम थे वो भी ध्यान रखिएगा भाई, प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चे। इसका आंसर है आपका 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे, एंड 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया गया था। तो ठीक है, दोनों परमाणु परीक्षण के काफी अच्छे नाम भी हैं, इसको भी देखिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। पटकल हिल्स में, चकल हिल छागल हिल्स में, नागा हिल्स में, और कारगिल हिल्स में। कहाँ पे किया है, तो इसका आंसर है बच्चों छागल हिल्स में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी। निम्नलिखित में से कौन सा सीटीबीटी का सही पूर्ण रूप है। करेक्ट टेस्ट बैंड ट्रीटी, कंप्लीट न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव टोटल बैंड ट्रीटी। तो इसका फुल फॉर्म तो भाई आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा बच्चे, थोड़ा आप लोग देखते हैं कौन कौन, थोड़ा सा अपने आप को जज कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए, तो इसका आंसर होगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उस पे पूरी तरीके से जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होने वाले हैं उन सभी पे पूर्ण प्रकार से रोक दे देना। चलिए, व्हाई वाज इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्रिटिसाइज, क्यों क्रिटिसाइज की गई थी। ठीक है, ये बहुत जरूरी सवाल है, आपका लिखने में भी आपको काफी थोड़ा एक क्रिटिकल इवोल्यूशन करना पड़ेगा इसको जब भी आप इसमें करेंगे। ठीक है, अपना व्यू पॉइंट भी आप लोग रखिए, अपना एग्जाम्पल्स भी पक्का दीजिएगा। राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर भारत की नीति सिद्धांतहीन थी। भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 वर्षों के लिए मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर लिए। भारत अमेरिका के साथ किसी भी मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ था। भारत कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या रहा है, पक्षपाती रहा है। ठीक है, तो कौन से वैलिड क्रिटिसिज्म है उसको आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में चूज करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से 2 मिनट रुक के आप लोग कीजिएगा। नहीं आए तो एक बार जब पूरा पेपर आप कर लीजिए, आपके 50 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस पे आइए जब लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है तब। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, इंडियाज पॉलिसी वॉज जनरली राष्ट्रीय हितों को साधने पे वो लोग ध्यान दे रहे थे। देन सेकेंड आप देखो, इंडिया साइन ट्रीटी, तो 20 वर्षों के लिए उन्होंने मित्रता की संधि आखिर आपने क्यों किया। ठीक है, इंडिया रिमेन बायस ऑन मैनी इंटरनेशनल इश्यूज, तो ये जो है ये सभी इसने कहीं ना कहीं से क्रिटिसाइज जो है वो किया है, ये चारों को। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन इज नॉट करेक्ट। भारत चीन संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर फॉर ए ब्रीफ वाइल ओनली, कुछ ही समय तक। चाइना टुक ओवर तिब्बत इन 1950, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया।
इंडियाज अपोज चाइना एंट्री इनटू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश का विरोध किया। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। क्या आंसर होगा भाई, थोड़ा सा 2 मिनट सोचिए। तो इसका आंसर होगा बच्चे सी। इंडिया ने कभी भी अपोज नहीं किया है चाइना का, बल्कि क्या किया कि इंडिया के वजह से ही आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना की जो एंट्री है वो हो गई। उसने समर्थन ही किया है, उसने कभी भी अपोज नहीं किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी भी ऑप्शंस आप लोग ध्यान रखिए। 18 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष की नीति, सार्क का सम्मान, एक ध्रुवीय विश्व का सम्मान, शांतिपूर्ण सहित का सम्मान। ठीक है, अगर इसका आंसर देखें, इसका आंसर भी बहुत इजी है बच्चों, अगर ध्यान देंगे तो रिस्पेक्ट फॉर यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, जहां पे एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, जैसे कि हेजमनी ऑफ अमेरिका की हम देख सकते हैं। उसका काफी वो चीज काफी कई जगहों पे क्या हुई है कि कहा गया है कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, जहां पे चाइना भी है डोमिनेट कर रहा है, रशिया भी डोमिनेट कर रहा है, कोई एक छोटी सी कंट्री है पाकिस्तान वो भी डोमिनेट कर रही है, अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज डोमिनेट कर रही है। तो एक बैलेंस बना रहता है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा तो एक व्यक्ति के डोमिनेंस में हर कोई रहेगा। तो इसलिए कभी भी जो हमारा पूरा वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो कभी भी यूनिपोलर तो नहीं होना चाहिए, जो कि कुछ टाइम तक बिकॉज ऑफ अमेरिका जो था वो हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का एमसीक्यू जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो इन सभी को देखिए, समझिए और आप लोग पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीयूईटी यूजी का फ्री कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन लोगों को नोट्स चाहिए, जिन लोगों को बोर्ड के लिए जो मटेरियल चाहिए हिंदी इंग्लिश में, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।